लास्ट क्लास में बच्चों हमने नॉन एलिलिक पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। नॉन एलिलिक एलिलिक इंटरेक्शन समझना स्टार्ट कर दिया था। उस एलिलिक इंटरेक्शन के अंदर हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी, मल्टीपल एलील, प्लियोट्रोपिक ऐसे नाम लिखे थे। और नॉन एलिलिक के अंदर हमने लिखा था एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सारे। एक एक करके हम सारी इंटरेक्शन को समझेंगे। सबसे पहले जो इंटरेक्शन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। उसके बाद हम चलेंगे कोडोमिनेंसी पर। पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंसी क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, इसको डिस्कवर करने का काम कार्ल कोरेंस ने किया है। कार्ल कोरेंस साइंटिस्ट ने इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को डिस्कवर किया था। इन कार्ल कोरेंस ने स्टडी किया था फ्लावर कलर ऑफ मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, या इसी को एक नाम और दिया जाता है 4 o'clock प्लांट या गुल-ए-बान। 4 o'clock प्लांट, गुल-ए-बान, इसी को ही कहा जाता है। अब बच्चों इसमें इन्होंने कैसे डिस्कवरी की थी, इसको बच्चों समझने जा रहे हैं। बहुत ध्यान समझेगा। हर साल बच्चों एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, कोडोमिनेंसी इन पे बन जाता है, तो ध्यान सीखिए। मिराबिलिस जलापा के जब फ्लावर कलर को कार्ल कोरेंस ने स्टडी किया, तो इन्होंने सबसे पहले पेरेंट्स में एक पेरेंट्स के अंदर तो रेड कलर के फ्लावर लिए और इसका क्रॉस किया गया दूसरे पेरेंट्स जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर थे। रेड वाले के लिए जीनोटाइप लिखा गया कैपिटल आर और व्हाइट के लिए लिखा गया स्मॉल आर। मतलब एक प्लांट था जिसमें रेड कलर के फ्लावर थे, दूसरा प्लांट था जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर थे। दोनों का आपस में क्रॉस करा रहे, सेल्फिंग नहीं, क्या करवा रहे हैं, क्रॉस। जैसे क्रॉस कराते हैं तो जो सीड्स मिलते हैं उस सीड्स को उन्होंने ग्रो किया। मतलब इन दोनों का क्रॉस कराने के बाद नेक्स्ट जनरेशन में इन्होंने चेक किया। जब पेरेंट्स का क्रॉस करते तो यहाँ पर F1 जनरेशन में, इस F1 में यहां से तो आ गया कैपिटल आर और यहां से आएगा स्मॉल आर। सभी बच्चे बताइएगा, ये F1 जनरेशन होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अब बच्चों इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो एलील आपको दिख रहे हैं। अब यहां पर मेंडल की अगर बात करें, मेंडल के अकॉर्डिंग सोचे तो मेंडल के अकॉर्डिंग अगर ये डोमिनेंट है तो यहां पर कलर रेड आना चाहिए। अगर यहां कलर रेड आता यानी F1 क्या एक पेरेंट से सिमिलरिटी शो करती, तो मेंडल की बात बिल्कुल सही होती, मेंडल की बात बिल्कुल सही होती। लेकिन जब कार्ल कोरेंस ने यहां चेक किया तो यहां रेड कलर नहीं आया। रेड की बजाय जब यहां कलर को चेक किया गया तो यहां कलर आता है पिंक। आना क्या चाहिए था, आया क्या? F1 के जितने भी प्लांट उन्होंने ग्रो कराए सबके फ्लावर को चेक किया तो सारे प्लांट के अंदर फ्लावर पिंक कलर के, जितने भी प्लांट थे सबके अंदर फ्लावर कलर पिंक 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 ही थे, कोई दूसरा था ही नहीं। ये बात इन्होंने नोटिस की। अब कार्ल कोरेंस ने सोचा कि ये पिंक कलर क्यों आया, तो उन्होंने कहा कि ये जो अलील है पूरी तरह से इसके ऊपर डोमिनेंट नहीं, और जब ये पूरी तरह से डोमिनेंसी शो नहीं कर पाया इस वजह से यहाँ पर पिंक कलर आया। और पूरी तरह से डोमिनेंसी शो नहीं कर पाया इसलिए नाम भी दिया गया इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ये पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता, इस वजह से पिंक आता है। अब जरा सोचिए, ये पिंक क्या इस पेरेंट के सिमिलर है? क्या ये पिंक इस पेरेंट के सिमिलर है? तो मेरा क्वेश्चन, F1 किस पेरेंट के सिमिलर है? तो F1 जनरेशन किसी भी पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करती। F1 नेवर सिमिलर विद एनी पेरेंट्स, ये किसी भी पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता। लेकिन मेंडल क्या कहता था, F1 किसी एक के सिमिलर होता था। लेकिन यहां क्या दिख रहा है हमें, F1 किसी से सिमिलर नहीं होता। और एक और खास बात यहां पर ये दिख रही है, यहां पर बच्चों ये पिंक कलर आया, इस पिंक कलर में देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रेड और व्हाइट आपस में मिक्स हो गए। मतलब रेड कलर था, व्हाइट कलर था, आपस में मिक्स हो जाए। मिक्सिंग के लिए कहा जाता है ब्लेंडिंग। बताइए, रेड व्हाइट जीनोटाइप फिनोटाइप, तो यहां फिनोटाइप की क्या ब्लेंडिंग दिखाई दे रही है, इसलिए इसको एक नाम और दिया जाता है फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे किस इनहेरिटेंस में फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग अपीयर होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहां एक्चुअली में फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग कभी होता नहीं है, हमें ऐसा अपीयर हो रहा है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि आपस में ब्लेंड अप कर गए, आपस में ये मिक्सअप कर गए, ऐसा हमें अपीयर होता है। अच्छा, ये पिंक कलर एक तरह से रेड और व्हाइट के बीच का कलर है, बीच का कलर है, मतलब इसको मैं एक नाम और दे सकता हूं, यहां पर बन गया इंटरमीडिएट। तो क्या यहां इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ? तो यहां पर तीन चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। F1 किसी भी पेरेंट से सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा है, इंटरमीडिएट मिल रहा है, साथ ही साथ ऐसा लग रहा है जैसे फिनोटाइप आपस में ब्लेंड अप हो रहे हैं। ये सब इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के फीचर है। अब बच्चों कार्ल कोरेंस ने तो ऐसे सिखाया था कि ये अलील पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है,
इसी वजह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है। लेकिन बाद में जब हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे इस चीजों को सीखा तो हमें एग्जैक्ट रीजन समझ में आता है कि ये पिंक आया क्यों होगा। मैं भी आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में मॉलिक्यूलर लेवल पे समझाता हूं। अगर हम इसको क्रोमोसोम लेवल पर बना के देखें तो यहां पर 3 जीनोटाइप है। इन 3 जीनोटाइप में यहां पर एक जीनोटाइप है कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। यहां डोमिनेंट एलील आप चेक करोगे तो एक ये 2 है। यहां डोमिनेंट एलील 1 है, यहां डोमिनेंट एलील 0 है। इसमें 2 डोमिनेंट, 1 डोमिनेंट, 0 डोमिनेंट। आप सभी जानते हो अगर डोमिनेंट एलील है तो इससे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन मतलब अच्छा एंजाइम का काम क्या, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। इधर से भी बच्चों आरएनए बनेगा, एंजाइम बनेगा, सबस्ट्रेट इधर से भी प्रोडक्ट में चेंज होगा। अब बताओ यहां से भी प्रोडक्ट बना, यहां से भी प्रोडक्ट बना, क्या प्रोडक्ट की क्वांटिटी अच्छी बनी? अगर बच्चों प्रोडक्ट की क्वांटिटी अच्छी बनती है तो यहां पर जो कलर आता है वो बहुत अच्छा आता है और यहां कलर देखा जाता है तो वो रेड कलर आएगा। दोनों प्रोडक्ट बने इसलिए कलर बढ़िया बना, रेड कलर आएगा। लेकिन जब इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में देखिए, इस आर से तो बन गया एंजाइम, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। लेकिन सोचिए ये स्मॉल आर कौन सा एलील है? डोमिनेंट रिसेसिव। रिसेसिव से एंजाइम का फॉर्मेशन, या तो एंजाइम बनता ही नहीं या बनता तो नॉन फंक्शनल है। बताओ सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज। अब सोच समझ के जवाब देना, कितने प्रोडक्ट बने? यहां कितने थे? यहां क्या प्रोडक्ट कम बने हैं तो कलर की इंटेंसिटी भी कम आती है और यहां कलर आ जाता है पिंक। ये पिंक कलर इसलिए आया क्योंकि प्रोडक्ट ही कम बने। अब बच्चों इस लास्ट वाले केस में देखिएगा, यहां पर रिसेसिव एलील है, एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा। रिसेसिव एलील, एंजाइम का फॉर्मेशन, एंजाइम नहीं बना, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज, तो कलर भी यहां पर आ जाएगा व्हाइट। अब यहां पर नोटिस करिए कितने डोमिनेंट एलील, कलर एक डोमिनेंट तो, 0 डोमिनेंट तो। जैसे जैसे डोमिनेंट एलील कम होते जा रहे हैं क्या कलर की इंटेंसिटी कम हो रही? बताओ कलर किस पे डिपेंड कर रहा है? डोमिनेंट एलील की नंबर पर। और जरा सोचिए कोई कैरेक्टर डोमिनेंट एलील की नंबर पे डिपेंड करे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव? क्वांटिटेटिव। तो यहां खास बात यह थी कि जो कैरेक्टर हमने लिया है ये क्वांटिटेटिव है और क्वांटिटेटिव होने की वजह से ही यहां पर कलर जो आया है वो पिंक आया। अच्छा अगर ये कैरेक्टर, ध्यान से आंसर देना, अगर ये कैरेक्टर क्वालिटेटिव होता, क्वालिटेटिव मतलब मेंडल वाला ही होता, तो यहां कलर रेड ही आता। अरे बात समझ में? यहां पिंक कलर क्यों आया? क्योंकि कैरेक्टर ही क्वांटिटेटिव, कैरेक्टर ही चेंज हो गया। तो कैरेक्टर क्वांटिटेटिव होने की वजह से यहां पिंक कलर आता है। तो पिंक आने के पीछे एग्जैक्ट रीजन यही है कि कैरेक्टर ही क्वांटिटेटिव था। अब बच्चों F1 जनरेशन से आगे की जनरेशन लाना है F2। F2 लाना तो बहुत आसान है, सभी जानते हो। F2 लाने के लिए इसकी क्या की जाए? अगर बच्चों इसकी सेल्फिंग करें तो आप सभी बच्चों बताइएगा, आर स्मॉल आर का क्रॉस आर स्मॉल आर से क्या ये क्रॉस करा सकते हैं? कितने का चेकर बोर्ड? और ये 4 का चेकर बोर्ड आप बना सकते हो। बताओ पहला बोलो, आर आर, आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। कलर बोलो, यहां, यहां, लास्ट में। बताओ रेड कितने? पिंक, व्हाइट, फिनोटाइपिकेशन निकाले। 1 रेड, 2 पिंक, 1 व्हाइट, रेशो 1:2:1। बताओ ये आर आर क्या जीनोटाइप है? आर आर कितना है? 1। आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, तो जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1। बताओ पी आर की वैल्यू क्या जी आर के बराबर है? ऐसा बच्चों दूसरी बार हुआ है। टेस्ट क्रॉस क्या उसमें भी पी आर जी आर इक्वल था? और यहां पर भी पी आर जी आर इक्वल है, तो यहां पर भी पी आर जी आर की वैल्यू सेम आती है। अच्छा ये F2 में सीखना तो बहुत आसान, मेन आपको F1 में ध्यान देना है। F1 समझ गए सब अच्छे से? एक बार फिर पूछूंगा, F1 किसके सिमिलर? क्या इंटरमीडिएट मिलता है? क्या ब्लेंडिंग होती है? इसीलिए इसको एक और कहते हैं फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग। अच्छा मेंडल तो कहता था ब्लेंडिंग नहीं होती, लेकिन मेंडल जो बात करता था वो जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब यहां पर भी आर स्मॉल आर मिक्स होकर क्या आर डैश बना रहे? नहीं, यहां जो ब्लेंडिंग आपको दिख रही है फिनोटाइप लेवल की दिखाई दे, तो फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग जैसा यहां पर अपीयर होता है। एक बात बताइए, ये जो कैरेक्टर हमने चूज किया क्वालिटी क्वांटिटी, कौन सा?
यहां पर जो जीन है वो एक ही टाइप, क्योंकि जो जीन यहाँ है सेम वही है, एक टाइप की जीन है, तो उसके लिए लिखा गया मोनोजेनिक। और कैरेक्टर कौन सा है? क्वांटिटेटिव, तो इसलिए इसको कहा जाता है मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का दूसरा नाम दिया गया मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, भी इसी को ही कहा जाता है। जितनी बातें मैंने यहां समझाई क्लियर हुई सबको? चलो इसको बना लो अपना, ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक मिनट एक और क्वेश्चन पूछता हूं, क्या यहां पर सेग्रीगेशन अप्लाई है? इधर से बच्चों आर स्मॉल आर क्या अलग हो रहे हैं? ये आर स्मॉल आर का अलग होना, अरे सेग्रीगेशन ही तो है, आर स्मॉल आर का अलग होना। क्या यहां सेग्रीगेशन अप्लाई है? डोमिनेंसी, अरे डोमिनेंसी अप्लाई नहीं है, क्योंकि डोमिनेंसी होती तो ये कलर रेड आता, लेकिन पिंक आ रहा, इसका मतलब डोमिनेंसी अप्लाई। ये नीट में 2 साल पहले आया था कि डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में क्या अप्लाई नहीं होता? सेग्रीगेशन तो अप्लाई होता, लेकिन डोमिनेंसी अप्लाई नहीं होती। बराबर। यानी एक जीन हाँ सेग्रीगेशन तो हर जगह अप्लाई होता है, यूनिवर्सल। आवाज आ रही है? थोड़ी सी कम, थोड़ी सी कम, ज्यादा आ रही है। हाँ अब सही है, ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। एंड हाँ उसमें भी होता है, पर वो कैरेक्टर लगे ना। यहाँ जो कैरेक्टर है ये क्वालिटी क्वांटिटी वाला है, जबकि वहां क्वालिटी वाले कैरेक्टर की वजह से वहां तो एक प्रोडक्ट बनेगा तब भी काम कर देता है। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, क्वालिटी पे नहीं, क्वालिटी पे डिपेंड करता है क्वांटिटी। इसी में बच्चों सेकंड एग्जांपल लिखिएगा, एग्जांपल 2, फ्लावर कलर इन फ्लावर कलर इन एंटीरिहिनम मेजस। फ्लावर कलर इन एंटीरिहिनम मेजस, इसी एंटीरिहिनम मेजस का ही बच्चों एक नाम और दिया जाता है स्नैपड्रैगन। इसी को ही एक नाम और दिया जाता है डॉग फ्लावर। इसके फ्लावर देखने में ऐसा लगता है जैसे बच्चों छोटा सा डॉगी बना रखा हो, पपी टाइप का बना रखा हो, इसीलिए इसको हम डॉग फ्लावर के नाम से जानते हैं। अच्छा ये दोनों प्लांट अलग अलग है, बच्चे यहाँ थोड़ा गलती करते हैं, बच्चों को लगता है कि ये दोनों प्लांट एक ही है, नहीं बिल्कुल दोनों अलग अलग है। मिराबिलस जलापा अलग है, एंटीरिनम मेजस अलग है, दोनों प्लांट बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट। अब सबसे खास बात, इसमें फ्लावर कलर कौन कौन से बनते हैं? इसमें भी फ्लावर कलर को हम स्टडी करें तो यहां पर भी सेम यही बनेगा, मतलब इसमें भी फ्लावर कलर रेड होते हैं, जिसका क्रॉस व्हाइट के साथ कराते हैं। अच्छा रेड का जीनोटाइप बोलो, कैपिटल आर। व्हाइट के लिए जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो यहां पर बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर,
बोलो बच्चों कौन सा कलर? पिंक। अब यहां फिर देखो F1 किसके सिमिलर? किसी के नहीं। क्या इंटरमीडिएट मिल रहा है? तो ये सब किसके फीचर है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में यही एग्जांपल लिखा है। एंटीरिनम मेजर्स, इसका एक नाम और याद रखना, स्नैपड्रैगन, एक नाम और डॉग फ्लावर। अच्छा, इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा F2 में? 1:2:1। जीनोटाइप 1:2:1। उसको निकालने की जरूरत नहीं, बस एक बार लिख लिया। अगला एग्जांपल लेते हैं, फीदर कलर इन एंडेलुसियन फोल। ये जो बच्चों फोल वर्ड है, इस फोल का एग्जैक्ट मतलब होता है मुर्गा मुर्गी। बर्ड्स की बात करें, मुर्गे मुर्गी की, उनमें फीदर कलर को हम देखें, मतलब पंखों के रंग को हम देखें, तो इसमें एक तो ब्लैक कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। जब इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में ब्लू कलर बनता है। आप बताओ ब्लू कलर किस पेरेंट के सिमिलर? किसी के सिमिलर नहीं है। तो F1 यहां पर किसी भी पेरेंट के साथ सिमिलरिटी शो नहीं करता। इंटरमीडिएट मिल रहा है, मतलब वही इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का ये एग्जांपल। लेकिन ये एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो मैं एक लास्ट एग्जांपल और समझा रहा हूं, एग्जांपल 4, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन सीड्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन सीड्स ऑफ गार्डन पी प्लांट। गार्डन पी प्लांट के सीड के अंदर स्टार्च ग्रेन की साइज। सबसे पहले तो ये बताइए बच्चों, स्टार्च क्या होता है? ये स्टार्च बच्चों एक तरह का स्टोरेज फूड है, जब प्लांट को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जब प्लांट को जरूरत होगी तो ये न्यूट्रिशन सप्लाई करता है। अब ये जो स्टार्च पार्टिकल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सीड के अंदर। ये बच्चों सीड है, और इसी सीड के अंदर ये यहां पर ऐसे स्टार्च के पार्टिकल्स होते हैं। ये स्टार्च के पार्टिकल अलग अलग साइज के हो सकते हैं। जैसे यहां पर जो मैंने साइज बनाई है, ये बना दी है लार्ज साइज। इसका क्रॉस हम कराने वाले हैं ऐसे पी प्लांट के साथ, जिसके सीड के अंदर मीडियम साइज के या स्मॉल साइज के, पहले हम स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल साइज के स्टार्च पार्टिकल्स। बताओ यहां स्टार्च पार्टिकल कैसे? लार्ज। ये लार्ज है, जबकि यहां पर स्मॉल पार्टिकल स्मॉल है। अब बच्चों लार्ज के लिए जीनोटाइप कैपिटल बी, स्मॉल के लिए स्मॉल बी। क्या ये क्रॉस करा सकते हैं? जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो यहां से बनेगा कैपिटल बी स्मॉल। जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी बना, सोच समझ कर ना। अगर कैपिटल बी डोमिनेंट होता तो यहां पर पार्टिकल लार्ज आना चाहिए, लेकिन जब यहां पर चेक किया गया तो इसके अंदर पार्टिकल ना तो लार्ज मिला ना स्मॉल मिला, इन दोनों के बीच की साइज का मिला। और बीच की साइज का मिला मतलब ये साइज आ गई मीडियम या इंटरमीडिएट साइज का मिला। बताओ F1 जनरेशन किस पेरेंट के सिमिलर? क्या इंटरमीडिएट मिल रहा है? F1 का किसी से सिमिलर ना होना, इंटरमीडिएट का मिलना, मतलब ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को शो कर रहा है। बताइए स्टार्च पार्टिकल कितनी साइज के हो सकते हैं? 3। कौन कौन से? लार्ज, स्मॉल, मीडियम। तो इस तरह से इनकी 3 साइज हो सकती है। और ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको ये अच्छे से याद रखना है। ये एग्जांपल सबको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों को टोटल 4 एग्जांपल बता दिए। इन 4 एग्जांपल में पहला बताया फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा, दूसरा फ्लावर कलर इन एंटीरिनम मेजर्स, थर्ड एंडोल्यूशन के फिदर कलर, और लास्ट में
स्टार्च ग्रेन की साइज पी प्लांट के अंदर। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्वेश्चन आए, क्या पी प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंसी मिलती है? पी प्लांट में मिलती है? हाँ, पी प्लांट में हमने सीखा है पी प्लांट के अंदर कौन सा स्टार्च ग्रेन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को शो करता है। इसको बच्चों आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, यहां पर मैंने ये पी का प्लांट बनाया, बताओ इस पी की जो हाइट है, सोच समझ के जवाब देना, पी की हाइट क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है? नहीं, पी की जो हाइट है ये शो करती है डोमिनेंसी, ये डोमिनेंसी है। इस पी के अंदर ये है फ्लावर कलर, सोच समझ के जवाब देना, फ्लावर कलर क्या शो करता है? कंप्लीट डोमिनेंसी, कंप्लीट डोमिनेंसी। इसके अंदर ये बच्चों पोड, पोड मतलब फली, मटर की जो फली है, बताओ क्या ये भी कंप्लीट डोमिनेंसी शो करती है? बताओ इसके अंदर यहां क्या बैठे, बताओ सीड का शेप, सीड का शेप कंप्लीट डोमिनेंसी। इस सीड के अंदर ये बैठे क्या? स्टार्च पार्टिकल, बताओ ये स्टार्च पार्टिकल इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर। तो मुझे बताओ क्या ये पूरा प्लांट इनकम्प्लीट डोमिनेंट? इस प्लांट का पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये नहीं सोचना कि पूरा पूरा प्लांट इनकम्प्लीट डोमिनेंट हो जाता है, नहीं, उस प्लांट का जो पर्टिकुलर कैरेक्टर हम लेते हैं वो पर्टिकुलर कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। ऐसे स्टेटमेंट आए, पी प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी जाती है, यस देखी जाती है, अपने मॉड्यूल में ऐसा क्वेश्चन है, बच्चे मेरे पास लेके आते सर पी प्लांट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, अरे हे ये जो एग्जांपल हम ले रहे हैं ये पी प्लांट की तो ले रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है जहां बच्चे गलती करते हैं, अगर हम रेड और व्हाइट फ्लावर वाले का क्रॉस कराएं तो F1 में कौन सा कलर आएगा? हाँ, F1 में वो कलर आएगा जो डोमिनेंट है। मान लीजिए हमने सीखने के लिए लिया रेड डोमिनेंट है तो यहां कलर रेड आएगा, अगर व्हाइट डोमिनेंट होता तो व्हाइट भी आता, जो डोमिनेंट होगा वो आएगा। तो फिर बात आती है पिंक कब आता है? पिंक तब आएगा जब क्वेश्चन में लिखा जाए मिराबिलस जलापा या स्नैप ड्रैगन, अगर क्वेश्चन में इन प्लांट के नाम मेंशन है तब फिर हम रेड वर्सेस व्हाइट का क्रॉस कराएंगे, बताओ कौन सा आएगा? तो पिंक कब देना है, कुछ समझ में आए? पिंक तब देंगे जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा, ऐसा मेंशन होगा तभी हम पिंक देंगे। अरे बात समझ में? तो इन प्लांट के नाम मेंशन है तो हमें पिंक बताना है, अदरवाइज जो भी डोमिनेंट होगा वो बताएंगे। अब बच्चों को क्या ये पिंक रहता रहता है, तो जैसे रेड दिखता है व्हाइट दिखता है वो अपन में पिंक ही बता देते, लेकिन पिंक हमेशा नहीं आता है। क्लियर? इनसे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, लिखिए। हो सकता है, अरे अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग हो सकते हैं, कई की मिल सकता है, हो सकता है, इतने सारे प्लांट हैं। लिखिए, लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन, large size starch grain pea plant is, large size starch grain pea plant is crossed with, crossed with medium size, crossed with medium size starch grain pea plant, medium size starch grain pea plant, and produce 200 offspring, and produce 200 offspring. How many of them have large, medium, and small starch grain respectively? How many of them have large, medium, and small starch grain respectively? आ गया होगा आंसर अब तक तो। बताइए, लार्ज
100, मीडियम और स्मॉल 0। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में से सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछते हैं। एक सिंपल सा क्रॉस करना है। लार्ज का जीनोटाइप बोलो, कैपिटल बी, ये लार्ज का है। बताओ मीडियम का, कैपिटल बी स्मॉल बी। जब क्रॉस करोगे तो कैपिटल बी इधर से, कैपिटल बी स्मॉल बी अरेंज करके देखोगे तो ये बनेगा कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल। बताओ ये कौन सा लार्ज और ये कौन सा। अब मैंने आपसे यहाँ पे पूछा लार्ज कितना, 1/2 इंटू टोटल प्लांट 200 है तो आंसर 100। मीडियम वाला भी 1/2 इंटू टोटल 200 है तो ये भी 100। और स्मॉल वाला तो यहाँ बना ही नहीं तो उसकी नंबर तो 0। स्मॉल बना ही नहीं तो नंबर 0 आ जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो। लिखिए, इन स्नैपड्रैगन प्लांट, इन स्नैपड्रैगन प्लांट, इन स्नैपड्रैगन प्लांट रेड फ्लावर, इन स्नैपड्रैगन प्लांट रेड फ्लावर is crossed with, red flower is crossed with white flowered plant, white flowered plant, and produce F1 generation, and produce F1 generation. Now F1 is test crossed. Now F1 is test crossed and produce 500 offspring, and produce 500 offspring. How many of them? How many of them have red, pink, and white flower respectively? आगे आंसर बताओ। रेड कितने? 0, पिंक 250 और व्हाइट। क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें कहा गया कि रेड वाले का क्रॉस किया गया है व्हाइट वाले के साथ, मतलब आर आर क्रॉस विथ स्मॉल आर और ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर। ये बच्चों यहाँ पर आगे F1 जनरेशन आगे लिखा है। F1 का क्या किया, जैसे वर्ड आया टेस्ट क्रॉस समझ गए। बताओ किसके साथ? रिसेसिव मतलब स्मॉल आर के साथ। जब इधर से क्रॉस करोगे आर स्मॉल आर, इधर से स्मॉल आर अरेंज करके देखा तो ये बना आर स्मॉल आर स्मॉल आर। बताओ कौन सा कलर? और ये बन गया व्हाइट। अब जो जो आपसे पूछा जाए फटाफट निकाल लीजिए। रेड वाला कितना? 0। पिंक कितना बना है? 1/2 इंटू टोटल प्लांट 500 है तो आंसर आ जाएगा 250। बताइए व्हाइट कितना बना है? 1/2 इंटू टोटल 500 तो आंसर 250। कर सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा यहाँ और ऑप्शन बना के पूछते, यहां पर डोमिनेंसी अप्लाई है। डोमिनेंसी अप्लाई, क्योंकि डोमिनेंसी होती तो ये रेड बनता, तो डोमिनेंसी अप्लाई नहीं है। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन तो हर जगह अप्लाई होता ही है, वो तो यूनिवर्सल लॉ है, वो तो हर जगह अप्लाई किया जाता है। अगले नंबर पे हम समझते हैं और वो ले रहे हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंसी समझिएगा। कोडोमिनेंसी नाम से बहुत कुछ किया है,
कोडोमिनेंट मतलब दोनों के दोनों अलील डोमिनेंट हो जाए तो उसी को हम कोडोमिनेंसी कहते हैं। अभी तक बच्चों हम ये पढ़ते आ रहे थे कि हेटेरोजाइगस में एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों के दोनों अलील ही डोमिनेंसी शो कर देते हैं। अच्छा, दोनों शो करेंगे तो उसको हम कोडोमिनेंसी कहेंगे, और यहां पर भी मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंसी फेल हो जाता है। क्लियर? ये भी मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंसी का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। इस कोडोमिनेंसी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और इसका हमने एग्जांपल लिया कोट कलर इन कैटल्स। कैटल्स के अंदर अगर हम कोट कलर को स्टडी करें तो हमें कोडोमिनेंसी समझ में आती है। इस कैटल के अंदर कोट कलर को समझने के लिए हमने यहाँ पर पेरेंट्स को लिया, जिनमें एक पेरेंट में ब्लैक कलर है और दूसरे पेरेंट में व्हाइट कलर। अच्छा, कैटल्स मतलब जैसे हम गाय भैंसे की बात करें, उनमें उनके स्किन कलर कोट कलर की बात करें। यहां आपको समझाने के लिए इनमें से एक पेरेंट को एग्जाम ने मेल ले रखा है, एक को एग्जाम ने फीमेल ले रखा है। जैसे मान लीजिए ये काऊ है जो कि व्हाइट कलर है, और ये बुल जो है ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर का मतलब ये कि इसकी जो पूरी स्किन है ये बच्चों ऐसे ब्लैकिश है, इस तरह से ये ब्लैक कलर, और यहाँ पर ये जो स्किन कलर है ये बच्चों ऐसे व्हाइट कलर। इन दोनों का जब क्रॉस कराते हैं तो पहले इनके जीनोटाइप लिखे। ब्लैक के लिए जीनोटाइप हमने लिखा B1 B1, और व्हाइट के लिए लिखा B2 B2। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर स्मॉल बी यूज नहीं किया। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रिसेसिव है ही नहीं, दोनों ही डोमिनेंट है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस करने पर इधर से तो आ जाएगा B1, इधर से आ जाएगा B2। अब ये जो F1 जनरेशन आई, पेरेंट्स का क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन बनी। ये F1 जनरेशन हेटेरोजाइगस। अब इस हेटेरोजाइगस में ध्यान से देखो, ये अलील भी डोमिनेंट है और ये भी डोमिनेंट है, तो क्या दोनों एक्सप्रेशन दिखाएंगे? जब बच्चों इस B1 का एक्सप्रेशन होगा, सोच समझ के बताना कौन सा कलर, तो B1 की वजह से यहां स्किन पर ऐसे ब्लैक कलर के स्पॉट्स बनेंगे, और इस B2 की वजह से यहां पर स्किन पर ऐसे व्हाइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, यहां पर व्हाइट कलर भी आएगा। अच्छा, कुछ सेल में ब्लैक वाला एक्सप्रेस होगा, कुछ सेल के अंदर व्हाइट वाला एक्सप्रेस होगा। ब्लैक कलर भी एक्सप्रेस हुआ, व्हाइट भी एक्सप्रेस हुआ, क्या दोनों का एक्सप्रेशन हुआ? और जब दोनों एक्सप्रेस हो तो इसी को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। याद करो मेंडल की बात, मेंडल कहता था दोनों में से एक एक्सप्रेस होना चाहिए। मेंडल तो ये कहता था दोनों में से एक, लेकिन यहां पर दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, दोनों का एक्सप्रेशन होना यही बच्चों कोडोमिनेंसी को शो करता है। अच्छा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लैक कलर है क्या इस पेरेंट के सिमिलर है, और व्हाइट इसके? तो बताओ F1 किसके सिमिलर? दोनों के। ये खास बात, सबसे बढ़िया तरीका पहचानने का यही है, अगर F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो कर जाए तो इसका मतलब वो कोडोमिनेंसी का एग्जांपल है। अच्छा, F1 किसी से सिमिलर ना हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। अभी हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में F1 किसी के सिमिलर नहीं होता, लेकिन यहां F1 दोनों के सिमिलर। आप लोगों ने बच्चों ऐसी गायें देखी होगी जिनके स्किन पर ब्लैक कलर के स्पॉट भी होते हैं, व्हाइट कलर के स्पॉट भी होते हैं, और ये जो स्पॉट वाले दोनों तरह के कलर है, ऐसे कलर को एग्जैक्टली कहा जाता है रोन। ये बच्चों रोन कहलाता है। रोन का मतलब होता है चितकबरा। आपने ऐसी गायें देखी होगी ना जो चितकबरी होती है, ब्लैक कलर के स्पॉट भी है, व्हाइट भी है। नहीं देखा तो आज बाहर देखना, बहुत सारी मिल जाएगी, है ना। जनरली वो जो जर्सी गाय होती है उस तरह की होती है। अच्छा, ये बच्चों F1 जनरेशन आ गई। F1 से अब हमें F2 निकालना है, वो तो बहुत आसान है। एक बार जरा अच्छे से बताइएगा, क्या यहाँ ब्लैक और व्हाइट आपस में ब्लेंडर हुए? किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं होती, यहां पर कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। ये अपना एक्सप्रेशन अलग शो करता है, ये अपना एक्सप्रेशन अलग शो करता है, दोनों ही किसी भी तरह की ब्लेंडिंग यहां दिखाई नहीं देती, फिनोटाइपिक ब्लेंडिंग वगैरह कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो बच्चों की F1 जनरेशन। अब मुझे इस F1 से F2 लाना है, ये तो बहुत आसान है, अब तो समझाने की जरूरत नहीं, सब समझदार हो। F2 लाना है तो इसकी यहां पर कराएंगे सिबमेटिंग। एनिमल में बच्चों सेल्फिंग नहीं बोलते, एनिमल में क्या बोला जाता है? सिबमेटिंग या इनब्रीडिंग लिखा जाता है। अब बच्चों यहां इसका जीनोटाइप लिखे तो यहां होगा B1 B2 क्रॉस विथ B1 B2। अच्छा, यहां से इन दोनों को अलग करेंगे तो B1 B2, और यहां से इन दोनों को अलग करना B1 B2। बताओ ये क्या अप्लाई हुआ? सेग्रीगेशन। और मैंने हमेशा कहा है सेग्रीगेशन तो हर जगह अप्लाई होता है। अब इनको आपस में अरेंज करें, अरेंज करने के बाद चेकर बोर्ड बनाए तो 4 का चेकर बोर्ड बोलो। यहां पर B1 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 B2 B1 B2 और B2 B2। सोच समझ के बताना। कलर ब्लैक,
बोलो बच्चों, रॉन यहां और यहां। बताओ ब्लैक कितने, एक। रॉन कितने, व्हाइट। रेशो निकाला जाए 1:2:1। अच्छा, जीनोटाइपिकेशन का B1 एक, B1 B2 दो, B2 एक, यानी ये भी 1:2:1। बताइए PR इक्वल टू, क्या GR आ गया? ऐसा बच्चों तीसरी बार हो गया। कहां कहां? टेस्ट क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, को डोमिनेंसी। कितनी जगह आ गया बच्चों? तीन जगह पर ये PR GR की वैल्यू सेम चलती है। अच्छा, यहां पर बातें तो सब कुछ सेम है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जैसा ही, PR GR सब सेम है। मेन डिफरेंस जो आपको पता चलेगा वो F1 से। अब मैं एक बार फिर पूछूंगा आपसे, F1 किसी के सिमिलर नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। F1 दोनों के सिमिलर, को डोमिनेंसी। समझ गए सब अच्छे से? इसमें कुछ बात लिखिएगा। को डोमिनेंसी, exception of Mendel's, exception of Mendel's law of dominancy, exception of Mendel's law of dominance। आगे लिखो। In this inheritance, in this inheritance, in heterozygous condition, in this inheritance, in heterozygous condition, both alleles are, both alleles are equally dominant, both alleles are equally dominant and show their independent expression, and show their independent expression, and show their independent expression। आगे लिखिए। In this interaction, intermediate form is not developed. Intermediate form is not developed. Next one. F1 generation is, F1 generation is similar with, F1 generation is similar with both parent, F1 generation is similar with both parent। आगे लिखो। In F2 generation, PR equal to GR। F2 जनरेशन में PR की वैल्यू किसके इक्वल चलेगी? GR। एग्जाम्पल, कोट कलर इन केटल्स, एग्जाम्पल कोट कलर इन केटल्स। और इसको फटाफट बना लो। अगर बच्चों स्किन पर ऐसे ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, ऐसे दोनों स्पॉट्स की फॉर्म में दिखे तो इसको मोजेक फॉर्म भी कहा जाता है, मोजेक फॉर्म।
लिखा। अगला एग्जांपल लेते हैं और वो है ए बी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप बच्चों आप लोग सभी जानते हैं 4 होते हैं, ए बी ओ। इनमें से जिन पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, इन ए बी वालों का एग्जैक्ट जीनोटाइप होता है आई ए आई बी। आई ए आई बी में अभी हम थोड़ी देर बाद समझेंगे कि इसमें आरबीसी की सतह पर आई ए की वजह से यहाँ पर ए एंटीजन बनता है, और ये जो बच्चों आई बी है इसकी वजह से यहाँ पर बी एंटीजन बनता है। जरा सोचिए, क्या इसने एक्सप्रेशन दिखाया? बताओ, इसने दिखाया? तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन से एलील एक्सप्रेस हो रहे? दोनों। और जब दोनों एक्सप्रेस हो उसी को नाम देते हैं कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है एबी ब्लड ग्रुप। तो जो एबी ब्लड ग्रुप है ये कोडोमिनेंसी को अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। इसी में अगला एग्जांपल आता है कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल में हम प्लियोट्रोपिक जीन में पढ़ेंगे। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो कैरियर होते हैं या ट्रेट होते हैं उनका एग्जैक्ट जीनोटाइप HbA HbS होता है। इस HbA की वजह से आरबीसी जो बनती है ये बाइकॉन्केव बन जाती है, और HbS की वजह से आरबीसी का शेप सिकल टाइप का बनता है। मुझे बताओ, क्या इसने एक्सप्रेशन दिखाया? इसने दिखाया। और जब दोनों एक्सप्रेस हो रहे क्या शो कर रहा है? कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंसी के 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल है, वैसे तो और भी मिल जाते हैं, हमारे लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें एक तो कोड कलर, दूसरा एबी ब्लड ग्रुप, तीसरा कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। इन तीनों में से ये 2 अच्छे से याद रखना है, ये 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूं सब कुछ याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट लाइन का क्वेश्चन आएगा, स्टार्च ग्रेन की साइज पी प्लांट में किसको शो कर? फ्लावर कलर इन पी प्लांट, कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस नहीं, कंप्लीट डोमिनेंस। बताइए, एबी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस, कोड कलर इन कैटल्स, फ्लावर कलर इन मिराबिलस जलापा, पी प्लांट की हाइट, कंप्लीट डोमिनेंस। तो ये एग्जांपल में गलती नहीं करना है, एग्जांपल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है। बना दोस्तों, क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट विल बी द, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट विल बी द phenotypic and what will be the phenotypic and genotypic ratio in F2 generation of, in F2 generation of a dihybrid cross, in F2 generation of a dihybrid cross in which one character show, in which one character show codominancy, one character show codominancy, while other characters show
complete dominancy. इसको जरा तरीके से सोचो, कोडोमिनेंसी का फिनोटाइप रेशियो क्या है वो लिखो, कंप्लीट डोमिनेंसी का लिखो और मल्टीप्लाई कर लो। अरे वही मेंडल को सम्मान देना है ना। हाँ, अलग अलग सोल्व करना है, कहने की बात है। बताइए कोडोमिनेंसी का फिनोटाइपिक रेशियो 1:2, 2:1, और कंप्लीट डोमिनेंसी का 3:1। अरे 3:1 मेंडल वाली है। बस इन दोनों का सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई। इस 1 का 3 से 3, 1 का 1 से 1, 2 का 3 से 6, फिर 2 का 1 से 2, 1 का 3 से 3, और यहाँ पर 1, 3 1 6 2 3 1। ये आगे पीछे हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, किसी का 3 6 2 ऐसे आ रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यहाँ पर 2 बार 3, एक बार 6, एक बार 2 बार 1 होना चाहिए, आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, मैं इसी में क्वेश्चन में से लिखता, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितने बने, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप बस ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो हम कह देंगे टाइप्स ऑफ फिनोटाइप यहाँ कितने आ गए, 6 आ गए। डायरेक्ट बताओ कि यहाँ 6 आ जाए। क्लियर। अच्छा, मैंने अब आपसे पूछा बच्चों जीनोटाइपिकेशन निकालो, निकाल सकते हो? बताओ इसका जीनोटाइपिकेशन 1:2:1। बताओ अगले वाले का जीनोटाइप तो वही रहता है, तो 1:1। इस 1:1 का इसमें इस 1 के साथ 1:1, 1:1 का 2 के साथ 2:4:2, 1:1 का 1 के साथ 1:1। तो आंसर आ गया 1:1 2:4:2 1:1। ये बच्चों जीनोटाइपिक रेशियो। अच्छा, जीनोटाइपिक कितने टाइप के हैं, ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जीनोटाइप रेशियो तो डायहाइब्रिड में वही बनेगा जो मैं आपको याद भी करवा चुका हूं, 1 2 2 4 1 2 1 2 1। अरे वही तो है। तो बताइए, जीनोटाइप कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये फिनोटाइप बदल गया। इस क्वेश्चन में क्या इतना मजा नहीं आता? मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा और टिपिकल करने के, लिखना नहीं है, डायरेक्ट बताइएगा। मैंने इसमें क्या किया, एक कैरेक्टर और जोड़ दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। क्या सोल्व कर सकते थे? ट्राई हाइब्रिड कर दिया। बताओ इसका तो 1:1 से मल्टीप्लाई करते, ट्राई हाइब्रिड का भी आ जाता। अच्छा, जीनोटाइप में भी 1:1, तो उसका भी आंसर आ जाता। तो किसी का भी घुमा फिरा के पूछा जाए आंसर दे सकते। क्लियर। एक क्वेश्चन जो लिखो, इन अ क्रॉस, in a cross, in F2 generation, in a cross, in F2 generation, both phenotypic and genotypic ratio, both phenotypic and genotypic ratio obtain similar, that is 1:2:1, that is 1:2:1. It represent, it represent a case of, it represent a case of, पहला डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, दूसरा
monohybrid cross with complete dominance. तीसरा, monohybrid cross with incomplete dominance. और चौथा, कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस. ये क्वेश्चन 2012-13 के आसपास नीट में आया था. क्या आंसर है? हाँ, थर्ड, फोर. अब इस क्वेश्चन में हल्का सा डिस्प्यूट आ गया है कि देखा जाए तो थर्ड भी सही है और फोर भी सही है, क्योंकि बच्चों 1:1 रेशियो क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंसी में आता है, कोडोमिनेंसी में भी आता है, तो दोनों में पीआरजीआर सेम ही आता है. तो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी भी सही है, कोडोमिनेंसी भी सही है. अच्छा, एक एक करके ऑप्शन चेक करें. ये वाला तो हो नहीं सकता, बताओ क्यों? क्योंकि यहां तो पीआरजीआर इक्वल तो आता है, लेकिन 1:1:1:1, तो इसको तो हटा ही दीजिए, इसको तो हमें मतलब ही नहीं है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद कंप्लीट डोमिनेंसी, बताओ फिनोटाइपिक रेशियो 3:1. यहाँ तो पीआर 3:1 आता है, हमें तो 3:1 चाहिए नहीं, हमें तो 1:1 चाहिए. क्वेश्चन में लिखा है 1:1 होना चाहिए. अब बच्चों इन दो में डाउट है कि सर ये सही या ये सही, तो मैं कहूंगा ज्यादा सही ये है. हाँ, इसलिए बच्चों इसको ज्यादा सही माना गया है क्योंकि इसके आगे मोनोहाइब्रिड मेंशन. मोनोहाइब्रिड मेंशन होने का मतलब ये है कि एक कैरेक्टर वाला. अगर आपने एक कैरेक्टर लिया तो बताओ पीआर जीआर की वैल्यू सेम आएगी और वो हमेशा 1:2:1 ही आएगी, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकती. लेकिन इसमें कोडोमिनेंसी के आगे ये मेंशन नहीं है कि मोनोहाइब्रिड का ले या डायहाइब्रिड का या ट्राइहाइब्रिड का, तो कोई भी हो सकता है. अच्छा, मैं अगर इसको मोनोहाइब्रिड लेता तो 1:1 आता, बिल्कुल सही आता. लेकिन मैं अगर डायहाइब्रिड ले लेता तो 1:1 का 1:1 से मल्टीप्लाई हो जाता. अरे दो का मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये तो 1:2:4 1:2:1:1 आ जाता. क्या हमें ये चाहिए? हमें तो बस ये का यही चाहिए था. तो ये का ये केवल हमें थर्ड में मिला, बिल्कुल फोर में भी मिल रहा है, लेकिन फोर में तो ये भी मिल सकता है. तो ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा है, थर्ड या फोर्थ? थर्ड ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल फिक्स कर दिया कि आपको मोनोहाइब्रिड ही लेना है, बाउंड कर दिया कि मोनोहाइब्रिड लेना है, तो आपका आंसर हमेशा 1:1 ही आएगा. लेकिन इसमें आंसर 1:1 भी आ सकता है, 1:2:4 1:1:1 भी आ सकता है, और भी कुछ भी आ सकता था, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है कि कौन सा कोर्स है, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्या है. अरे बात समझ में? अरे कुछ क्लियर हुआ है? अब बच्चों मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में थर्ड को उड़ा दिया, तो फोर्थ आंसर सही हो जाएगा. फोर गलत नहीं था, थर्ड ज्यादा अच्छा था. अरे बात समझे ना? हाँ हाँ, फोर गलत नहीं था, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या था, थर्ड. थर्ड ज्यादा बेस्ट था, तो हमने थर्ड को यहाँ पे प्रायोरिटी दी है. और ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं जहां पे आपको दोनों में से जो बेस्ट होता है उसको चूज करना पड़ता है. तो यहाँ बेस्ट में कहूंगा थर्ड वाला था, तो किसमें मोनोहाइब्रिड मेंशन. अच्छा, ये जो तीनों तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर कोडोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और कंप्लीट डोमिनेंसी में कैसे हम डिफरेंशिएट करें. इसको मैं एक सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ. हमने बच्चों यहाँ पर रेड वर्सेस व्हाइट का यहाँ पे क्रॉस करके देखा, ये पेरेंट है. अब बच्चों मैं आप लोगों से पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देते जा. जब हमने ये क्रॉस नंबर फर्स्ट किया, तो इस क्रॉस नंबर फर्स्ट में F1 जनरेशन में जब चेक किया गया, तो F1 के अंदर यहाँ रेड कलर के फ्लावर भी आए और फ्लावर का आधा पार्ट ऐसा भी दिखा जो कि व्हाइट भी था. मुझे बताओ ये क्या शो कर रहा है? आप लोगों ने कैसे कह दिया कि कोडोमिनेंसी का कैसे? F1 में क्या दोनों शो हो रहे? अच्छा, F1 में रेड इसके सिमिलर और व्हाइट इसके सिमिलर. F1 किसके सिमिलर? F1 दोनों के सिमिलर, तो कोडोमिनेंसी. अच्छा, F2 में पीआर निकालो, 1:2:1. जीआर निकालो, क्या पीआर जीआर सेम ही चलता? चलिए, इस वाले क्रॉस में यहां F1 में हमें ऑल रेड मिले, क्या डोमिनेंसी है? और अच्छे से लिखे तो यहाँ पे पूरी तरह से डोमिनेंसी है, तो
कंप्लीट डोमिनेंसी, या डोमिनेंसी भी लिख दोगे गलत नहीं है, कंप्लीट डोमिनेंसी या डोमिनेंसी आप लिख सकते हो। अब बताओ पी आर कितना, और ये क्या मेंडल ने यही समझाया था, और मेंडल ने कहा था F1 एक के सिमिलर होता है। अरे बात समझे ना बेटे। अच्छा, इस वाले क्रॉस में हमने यहां पर देखा, यहां F1 में सारे पिंक मिले। बोलो बच्चों, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे पता किया? F1 किसी के सिमिलर नहीं, और आप सभी जानते हैं जब F1 किसी के सिमिलर नहीं होता मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। बताओ पी आर 1:2:1, जी आर। अच्छा, तीनों क्रॉस को कंपेयर करके बताओ कौन सा रेशियो सेम आया। यहां पे 1:1, 1:1, 1:1, कौन सा रेशियो सेम है? जी आर कभी नहीं बदलता। अरे जीनोटाइप तो जो होते वही रहेगा, इसमें भी चेकर बोर्ड 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, लेकिन क्या फिनोटाइप बदल सकते हैं? तो फिनोटाइप बदल सकते हैं, जीनोटाइप रेशियो तो हमेशा वही रहेगा। और तीनों में क्या डिफरेंस कर लेंगे, इसमें समझ में सब कुछ आ जाता है, बस वो डिफरेंस करने में गड़बड़ होती है। एक बार फिर बता देता हूं, F1 दोनों के सिमिलर, एक के सिमिलर, किसी के सिमिलर नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये सबसे आसान तरीका है। F1 के बेसिस पे पहचानो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर इसको बना भी लो कहीं पे आप, ताकि डिफरेंस करना आ जाए। समझ में तो सब आ जाता है, लेकिन ये डिफरेंस भी आना चाहिए। हाँ, जीनोटाइप कर दीजिए, ये नहीं मतलब जो आएगा वही रहेगा। हो गया कंप्लीट। अभी तक बच्चों में आपको दो इंट्रेक्शन समझा चुका हूँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी पढ़ लिया, कोडोमिनेंसी पढ़ लिया। इसी में अब हम आगे चलते हैं, और वो है मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील, मल्टीपल अलील उसको कहते हैं जब अलील की नंबर दो से ज्यादा हो। अभी तक बच्चों में आप लोगों को ये सिखाते रहता था, किसी भी जीन के अभी तक हम दो ही अलील पढ़ते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी नहीं, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा देखा जाता है आज के टाइम पे, कि जीन के दो से ज्यादा अलील भी पॉसिबल है। अगर किसी जीन के दो से ज्यादा अलील पॉसिबल है तो उसी केस को नाम दिया जाता है मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील नाम में से समझ में आ रहा है, अलील की नंबर ज्यादा होना। इस मल्टीपल अलील में एक बात ये ध्यान रखिएगा, जीन तो एक ही होगी, जीन तो एक ही होगी, बस उस जीन के अलील ज्यादा होंगे। मान लीजिए इस जीन के अभी तक हमारे पास दो अलील थे, एक था टी, एक स्मॉल टी, ये दो अलील तो थे, लेकिन एक म्यूटेशन और हुआ, और जब इस जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन की वजह से इस जीन का एक डिफरेंट फॉर्म और तैयार हुआ, और वो फॉर्म तैयार हो गया टी डैश। बताओ जीन कितनी, जीन तो एक ही है लेकिन अलील तीन हो गए, तो अलील की नंबर दो से ज्यादा हो गई, तो इसी को हम कह देते हैं मल्टीपल अलील।
और मल्टीपल अलील में अलील बहुत सारे हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा 3 ही होंगे, 4, 5, 6, 50, 60 कुछ भी हो सकते हैं। तो अलील के नंबर का ज्यादा होना ये बच्चों मल्टीपल अलील को शो करता है। एक बात ये सभी अच्छे से बताना, मल्टीपल अलील में जीन ज्यादा होती है, जीन तो एक ही है, जीन तो एक ही है, बस अलील के नंबर का बढ़ जाना इसी को मल्टीपल अलील के नाम से लिखा जाता है। और इस मल्टीपल अलील आने के पीछे रीजन क्या है? एकमात्र रीजन म्यूटेशन। जैसे म्यूटेशन होगा नया अलील बन गया। अच्छा, इसमें एक म्यूटेशन और हुआ, क्या और अलील बन सकते? तो ऐसे यहाँ पर और अलील का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है, मतलब जीन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऐसे तैयार होने लगते हैं। अभी तक मैं आप लोगों को 2 अलील समझा पाया, और इन 2 अलील को स्टडी करना है तो हम क्या करते थे, मान लीजिए ये एक पर्सन लिया, ये मैंने फर्स्ट पर्सन लिया, और इस फर्स्ट पर्सन के इन क्रोमोसोम के अंदर यहां पर बिठाना चालू किया। अब यहां पर तो बिठाया मैंने कैपिटल टी और यहां बिठा दिया स्मॉल टी। आप सभी जानते हैं अलील हमेशा क्या सेम लोकस पे होते हैं? क्रोमोसोम कैसे होना चाहिए? तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या है बच्चों? अगर ये क्रोमोसोम 1 है तो ये 1, होमोलोगस क्रोमोसोम के क्या सेम लोकस पे है? तो इसको हम अलील कहेंगे। अच्छा, मैंने क्या किया, इन 3 अलील में से 2 अलील को तो यहां बिठा दिया। अब मुझे तीसरे अलील को बिठाना है, बताइए कहां बिठाऊं? अच्छा, यहां पर लोकस भी सेम रखना है। अगर मैं यहां पर टी डैश को बिठाता हूं, क्या ये अलील हो जाएगा? अलील की डेफिनेशन ही खराब हो गई, क्योंकि अलील में तो कहा जाता है लोकस सेम होना चाहिए, लेकिन यहां लोकस बदल गया तो ये अलील नहीं। अच्छा, यहां नहीं बिठा सकते तो क्या हम अलील को ऐसे हवा में लगा दे? अलील को ऐसे हवा में लटके हुए तो होते नहीं। अच्छा, यहां पर ये क्रोमोसोम 2 बना के इसके ऊपर टी डैश लगा दो, क्यों? होमोलोगस होना भी जरूरी है। अरे ये तो नॉन होमोलोगस हो जाएगा। तो बताओ इस पर्सन में मुझे टी डैश को बिठाने की जगह कहां दिखा? कहीं नहीं। मतलब एक पर्सन में आप ज्यादा से ज्यादा 2 ही अलील बिठा सकते हो, 2 से ज्यादा बिठाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि डिप्लॉयड इंडिविजुअल में होमोलोगस क्रोमोसोम केवल 2 ही होते। तो बताइए इस पर्सन में आप ज्यादा से ज्यादा कितने अलील बिठा सकते थे? 2, 2 से ज्यादा बिठा ही नहीं सकते। तो बात आती है फिर इस टी डैश की स्टडी कैसे करें? तो इस टी डैश को स्टडी करने के लिए अब इसमें तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, किसी अदर पर्सन सेकंड पर्सन में चेक करेंगे। अच्छा, जब सेकंड पर्सन में, तो सेकंड पर्सन के अंदर हो सकता है यहां पे बच्चों ऐसा देखने को मिले कि यहां पर मिल जाए। अच्छा, ये भी क्रोमोसोम 1 ही है, मान लीजिए मेरे अंदर 1 है, क्या आपके अंदर 1 ही है? अरे सबके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम 1 वाले हैं। अब इसके अंदर यहां पर मिल सकता है टी और यहां मिल सकता है टी डैश, क्या लोकस भी वही रहा? तो बताओ ये तीनों अलील एक पर्सन में मिले या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा में स्टडी करना इसी को कहा जाता है पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी करना। सॉरी, बताइए एक से ज्यादा पर्सन में स्टडी करना मतलब पॉपुलेशन। तो क्या मल्टीपल अलील की स्टडी के लिए पॉपुलेशन स्टडी एसेंशियल है? एक पर्सन में स्टडी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक पर्सन में ज्यादा से ज्यादा 2 ही अलील बिठा सकते हैं, 2 से ज्यादा बिठाने की जगह ही नहीं है, लोकेशन ही नहीं है। अच्छा, ये जो मल्टीपल अलील आया है सोच समझ के बताना, क्या होमोलोगस पे ही है? लोकस भी? तो क्वेश्चन आता है मल्टीपल अलील की लोकेशन बताओ। होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस, अरे जहां अलील होगा वही तो मल्टीपल अलील भी होगा, क्योंकि है तो उसी जीन का डिफरेंट फॉर्म, तो लोकस भी वही का वही सेम ही रहेगा। अब बच्चों यहां पर इस पर्सन के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन हुआ, और मैंने पूछा इस गैमिट में बताओ कितने अलील मिलेंगे? गैमिट में बोलो, गैमिट में दोनों में से कोई एक, तो क्या गैमिट में एक अलील मिलेगा? कहां कितने अलील हैं ये आपको याद रखना है। बताइए ऑर्गेनिज्म में, गैमिट में, पॉपुलेशन में, सारे। तो कहां कितने अलील की नंबर होती है, ये अलील की नंबर सबको याद होना चाहिए। फिर से पूछता हूं, गैमिट में, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, सारे सारे पॉसिबल। बात समझ में? अगर बच्चों हमारे पास 2 अलील है, हमारे पास 2 अलील है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और मैं कहता बच्चों इनसे जीनोटाइप बनाइए, तो आप यहां पर अभी तक 3 जीनोटाइप बनाते हैं, और आप लोगों ने कई बार बनाए भी है। जैसे टी है तो इससे टी टी, या टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा, हम ये 2 बार क्यों लिखते हैं? डिप्लॉयड है, अरे मैंने आपको पहले भी सिखाया, डिप्लॉयड है तो हम इसे 2 बार लिखेंगे। अच्छा, मैं स्मॉल टी कैपिटल टी क्या ये भी लिख दूं? अरे ये सेम ही तो है, उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोचिए जरा, अगर हमारे पास 2 अलील है तो कितने जीनोटाइप पॉसिबल?
तो 2 अलील से 3 जीनोटाइप बनते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 3 अलील है और मैंने कहा बच्चों इनसे जीनोटाइप बताइए। अगर इनसे जीनोटाइप बनाओगे तो 6 बनेंगे। कैसे बनेंगे? पहले तो आप इन 2 से बनाओ। क्या क्या बन सकते हैं? अरे बोलो, आप लोग को आना चाहिए। तो टी टी, टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, क्या ये तो बना सकते हो? एक्स्ट्रा क्या गया? तो बताओ, टी के साथ टी डैश, या टी डैश, या टी डैश के साथ स्मॉल टी। बताओ कितने अलील पॉसिबल हो? मतलब 3 अलील है तो क्या जीनोटाइप 6 पॉसिबल हो जाएंगे? चलिए और आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने अलील कर दिए 4 अलील कर दिए और मैंने कहा जीनोटाइप निकालो। अब ऐसे हम अलील बढ़ाते जाएंगे, जीनोटाइप बढ़ते जाएंगे। तो इनको निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है। जीनोटाइप निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे n+1/2। जीनोटाइप निकालने का बेस्ट तरीका n+1/2 से निकालें। एन यहां पर अलील को इंडिकेट करता है। बताओ यहां अलील कितने हैं? बताओ एन की वैल्यू 3 पुट करो। बोलो 3 + 1 4/2 और सोल्व करोगे तो 6 आ जाएगा। इसको सोल्व करो 4 से। 4 + 1/2 सोल्व करोगे कितना? 10। अच्छा मैंने कहा यहां पर अलील 5 है, जीनोटाइप निकालो। अरे बोलो 15। तो बताइए क्या यहां जीनोटाइप बढ़ते जाएंगे? जीनोटाइप निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया? n+1/2। इस फॉर्मूले से मल्टीपल एलील के बारे में पता कर सकते हैं। जो बात यहां पर मैंने आपको समझाई है, क्या क्लियर हुई? तो ये सब अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है। क्या क्या सीखा एक बार फटाफट सुन लेना। मल्टीपल एलील कब बोला जाता है? एक नहीं, 2 से ज्यादा। अरे 2 तो पहले ही होते हैं। 2 से ज्यादा है क्या तब मल्टीपल एलील बोलेंगे? मल्टीपल एलील किसकी वजह से बना? मल्टीपल एलील कहां लोकेटेड? होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर। मल्टीपल एलील एक पर्सन में स्टडी हो सकते हैं क्योंकि एक में ज्यादा से ज्यादा 2 ही बिठा सकते हैं। तो फिर इसके लिए क्या करें? पॉपुलेशन स्टडी। गैमीट में कितने एलील? पॉपुलेशन में सारे, और ऑर्गेनिज्म में 2। और जीनोटाइप का फॉर्मूला n+1/2 से हम निकाल सकते हैं। जितनी बातें सिखाई क्लियर हुई है? चलिए इसमें कुछ बातें लिख लो फटाफट। मल्टीपल एलील presence of more than two alleles, of a gene, presence of more than 2 alleles of a gene is called multiple allele. Is called multiple allele. आगे multiple allele arise due to mutation. मल्टीपल अलील लोकेटेड ऑन, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में। मल्टीपल अलील लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ homologous chromosomes. Same locus of homologous chromosomes. आगे लिखें। For the study of multiple allele, population study is essential. Population study is essential. Population study. आगे लिखिए। Next point. In a diploid individual, study of multiple allele is not possible. Study of multiple allele is not possible because study of multiple allele is not possible because a diploid individual
because a diploid individual has maximum two alleles of a gene. Maximum two allele of a gene. आगे लिखिए. In case of multiple allele, in case of multiple allele, the number of allele in case of multiple allele, the number of allele पहला लिखिए गैमीट, बताओ कितने होते हैं? 1. ये से एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं, गैमीट में कितने एलील होते हैं? एक. डिप्लॉयड इंडिविजुअल या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कितने आएंगे? 2. गैमीट में 1, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2. पॉपुलेशन ऑल पॉसिबल, जितने भी एलील होंगे 50 है तो 50 के 50 ऑल पॉसिबल. नेक्स्ट वन, इफ small n, if small n is the, if small n is the number of allele, then possible genotype is equal to n plus 1 by 2. n plus 1 by 2. और यहां पर ध्यान रखना, n क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ अलील, कितने अलील से वो बता. आगे लिखिए एग्जाम्पल. मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल में हमारे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ABO blood group in human. ABO blood group in human. ABO blood group in human. Discovered by ABO blood group, discovered by Landsteiner. Discovered by Landsteiner. आगे देखिए, blood group is controlled by, blood group is controlled by capital I gene. Blood group is controlled by capital I gene. This gene located on chromosome number 9. This gene located on chromosome number 9. Chromosome number 9. आगे लिखिए, I gene regulate the, I gene regulate the attachment of, I gene regulate the attachment of sugar molecule, regulate the attachment of sugar molecule on the surface of RBC. Regulate the attachment of sugar molecule on the surface of RBC. This gene has 3 allele. This gene has 3 allele. इन 3 allele में पहला आता है IA, IB, IO या स्मॉल आई. इस जीन के बच्चों 3 allele है. अच्छा, 2 से ज्यादा है क्या? मल्टीपल एलील का केस है. क्यों कह रहे हैं मल्टीपल एलील? 2 से ज्यादा है. इनमें से आई एलील ये बच्चों डोमिनेंट है, आई बी ये भी डोमिनेंट है, और स्मॉल आई रिसेसिव है. बताओ 3 में से कितने एलील डोमिनेंट है? कौन कौन से? आई ए आई बी ये तो डोमिनेंट होता है, जबकि आई ओ कौन सा होता है? रिसेसिव. तो 2 एलील इसमें डोमिनेंट है और 1 एलील यहाँ पर रिसेसिव है.
क्लियर। अब बच्चों ये जो 3 अलील है, इन 3 अलील से मिलकर 4 तरह के ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। 4 तरह के ब्लड ग्रुप कौन कौन से? ए बी ओ। अब बच्चों इन चारों तरह के ब्लड ग्रुप के अंदर मेन डिफरेंस होता है एंटीजन का। जिस तरह का एंटीजन है उस तरह का ब्लड ग्रुप बनता है। अगर यहाँ पर आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन लगा है तब तो वो ए ब्लड ग्रुप बना देगा। बी एंटीजन लगा है तो, दोनों लगे हैं तो ए बी, और दोनों ना हो तो बताओ एंटीजन कितने? 2 ही है, एक ए एंटीजन एक बी एंटीजन। फिर से बताता हूं, ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन तो दोनों, तो दोनों ना हो तो एंटीजन कितने? 2 ही है। तो पूरे ब्लड ग्रुप में देखा जाए तो केवल 2 ही एंटीजन होते हैं। इन दोनों एंटीजन में क्या डिफरेंस है? दोनों एंटीजन में मेन डिफरेंस बच्चों शुगर की वजह से आता है। और शुगर की वजह से इसमें डिफरेंस कैसे आता है? इसको कंट्रोल करने का काम आई जीन करता है। मतलब यही आई जीन शुगर को कंट्रोल करती है। उसी से बच्चों 2 तरह के एंटीजन बनते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन, और दोनों ही एंटीजन के अंदर मेन डिफरेंस शुगर का आता है। अब वो शुगर का डिफरेंस कैसे होता है, कैसे उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर कंट्रोल किया जाता है, उसको समझने में टाइम लगेगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज